ये यूनिट 5 का सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो कौन सा है? प्लास्टरिंग। ठीक है। प्लास्टरिंग क्या है? ये क्या है? कवर है, एक कोटिंग है जो वॉल और कॉलम पे हम देते हैं ताकि एक प्रॉपर सरफेस फिनिश मिले हमको। फिर रेन वाटर जो है वो बिल्डिंग के अंदर पर्कुलेट ना हो, इस वजह से हम क्या करते हैं कि प्लास्टरिंग देते हैं। बहुत सारा रीजन है जो प्लास्टरिंग देते हैं। हम क्या करते हैं कि जो अंदर वाले वॉल है उसका, उस पे जो है वो लो ग्रेड का प्लास्टर यूज करते हैं, मोटार यूज करते हैं। और जो बाहर वाला आउटर सरफेस है उस पे हाई ग्रेड का मोटार यूज करते हैं। ठीक है, आगे भी हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या क्या हम लोग यूज करते हैं प्लास्टरिंग में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Applying mortar coats on the surface of wall, column, ceiling, etc. to get a smooth finish is termed as plastering। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वॉल पे, कॉलम पे, सीलिंग पे अगर हम मोटार का एक लेयर लगाते हैं ताकि सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाए, इसी को हम लोग कहते हैं प्लास्टरिंग। ठीक है। मोटार यूज फॉर प्लास्टरिंग में भी लाइम मोटार, सीमेंट मोटार और लाइम सीमेंट मोटार। जो मोटार हम लोग यूज कर रहे हैं वो या तो लाइम मोटार होगा, या तो सीमेंट मोटार होगा, या लाइम सीमेंट मोटार होगा। ठीक है। लाइम मोटार यूज सेल हैव फैट लाइम टू सैंड रेशियो 1:3 to 1:4। ठीक है, जो लाइम मोटार अगर यूज करते हैं तो उसमें फैट लाइम और सैंड यूज करते हैं, और इसका रेशियो जो होता है वो 1:3 या 1:4 होता है। जिसमें लाइम जो है वो 1 होगा, और फैट लाइम जो है वो 1 होगा, और सैंड जो है वो 3 होगा या 4 होगा। इफ हाइड्रोलिक lime is used, mixed proportion of sand lime is 1:2। अगर हाइड्रोलिक लाइम यूज कर रहे हैं तो वहां पे प्रोपोर्शन जो है वो सैंड के साथ 1:2 का हो जाएगा। सीमेंट मोटार ऑफ 1:4 और 1:6 मिक्स इज वेरी कॉमनली यूज फॉर प्लास्टरिंग। ठीक है, अगर सीमेंट मोटार यूज कर रहे हैं तो वहां पे 1:4 या 1:6 जो है वो यूज करते हैं, वो बहुत कॉमन है ये चीज। ठीक है। रिचर मिक्स बीइंग यूज्ड फॉर आउटर वॉल, जो आउटर वॉल है उस पे हाई ग्रेड का मोटार यूज करते हैं, रिचर मिक्स यूज करते हैं। ठीक है। टू कॉम्बाइन द कॉस्ट effectiveness of lime mortar and good quality of cement mortar, many use use lime cement mortar of proportion cement lime sand 1:1:6 or 1:1:8 or 1:2:8। ठीक है। अब हम कॉस्ट इफिशिएंट बनाने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए हम लाइम को भी यूज करते हैं और सीमेंट को भी यूज करते हैं। और ये लाइम सीमेंट मोटार जो है उसका रेशियो जो है वो हम रखते हैं क्या? 1:1:6 का, या 1:1:8 का, या 1:2:8 का। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है प्लास्टरिंग का? ऑब्जेक्टिव क्या है प्लास्टरिंग का? टू कंसील द डिफेक्टिव वर्कमैनशिप। ठीक है, हम अगर कोई डिफेक्ट हुआ है तो उसको कंसील करते हैं, उसको पूरी तरीके से छिपा देते हैं या उसको फिल कर देते हैं। ठीक है। टू गिव स्मूथ सरफेस टू अवॉइड कैचिंग ऑफ डस्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, स्मूथ सरफेस बनाते हैं ताकि जो डस्ट जो है वो सरफेस पे ना आए। ठीक है। टू गिव गुड अपीयरेंस टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को अच्छा अपीयरेंस देने के लिए है। to protect the wall from rainwater and other atmospheric agencies। ठीक है, आउटर सरफेस को या वॉल को जो है वो हम रेन वाटर से बचाएं इसलिए, या अदर एटमॉस्फेरिक एजेंसी से हम बचाएं इसलिए हम प्लास्टर यूज करते हैं। फिर लास्ट क्या है? टू प्रोटेक्ट सरफेस अगेंस्ट वर्माइट। ठीक है, कुछ वर्माइट्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट होते हैं, या उसको जो है वो सरफेस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम बचाते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड प्लास्टर, क्या क्या रिक्वायरमेंट है एक अच्छे प्लास्टर का? टू द बैकग्राउंड इजिली, इट शुड एडहेयर टू द बैकग्राउंड इजिली। ठीक है, जो सरफेस है उस पे आसानी से ये चिपक जाए। ठीक है, बॉन्ड अच्छे से बन जाए। शुड बी
हार्ड एंड ड्यूरेबल, ठीक है, जो प्लास्टर यूज कर रहे हैं वो हार्ड और ड्यूरेबल हो। इट शुड प्रिवेंट पेनिट्रेशन बाय मॉइस्चर, ठीक है, इसमें मॉइस्चर पेनिट्रेट ना करे। इट शुड बी चीप एंड इकोनॉमिकल, चीप और इकोनॉमिकल हो। इट शुड पोसेस गुड वर्केबिलिटी, अच्छा वर्केबिलिटी हो, मतलब कि आसानी से हम इस पे काम कर सकें। फिर इट शुड इफेक्ट efficiently check entry और penetration of moisture from the surface, ठीक है, ये मॉइस्चर को सरफेस पे पेनिट्रेट करने से रोके। ये रिक्वायरमेंट है एक अच्छे प्लास्टर का, ठीक है। मटेरियल्स फॉर प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं वो इसमें बताया गया है। Lime mortar is usually applied in 3 coat, while cement mortar is applied in 2 or 3 coats for the stone and brick masonry। अगर लाइम मोटार हम यूज कर रहे हैं तो उसका 3 कोटिंग हम सरफेस पे करते हैं, लेकिन अगर सीमेंट मोटार यूज करते हैं तो उसका 2 या 3 कोटिंग करते हैं, ठीक है, सरफेस पे, अगर वो स्टोन या ब्रिक मैशनरी है तब। फॉर कंक्रीट सरफेस, सीमेंट मोटार में बी अप्लाइड इन 2 or 3 कोट्स। और अगर कंक्रीट सरफेस पे हमको प्लास्टरिंग करना है तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, सीमेंट का 2 या 3 कोटिंग करते हैं, ठीक है, सीमेंट मोटार का 2 या 3 कोटिंग करते हैं। फॉर कंक्रीट बिल्डिंग ब्लॉक्स, मेनी टाइम्स ओनली 1 कोट ऑफ सीमेंट मोटार इज अप्लाइड, ठीक है, अगर कंक्रीट बिल्डिंग ब्लॉक है तो ज्यादातर जो है वो सिर्फ 1 कोट हम लोग सीमेंट मोटार का करते हैं। द फर्स्ट कोट प्रोवाइड मीन्स और गेटिंग लेवल सरफेस, पहला कोटिंग जो है वो इसलिए किया जाता है ताकि सरफेस जो है वो लेवल का हो जाए, एक लेवल में आ जाए। द फाइनल कोट प्रोवाइड स्मूथ सरफेस, और जो फाइनल कोटिंग होता है वो सरफेस को स्मूथ बनाता है। If 3 coats are used, second coat is known as floating coat। अगर 3 कोट हम लोग यूज कर रहे हैं, 3 कोट लगा रहे हैं, तो सेकंड कोट जो है वो फ्लोटिंग कोट उसे कहते हैं। द एवरेज थिकनेस ऑफ फर्स्ट कोट इज 10 to 15 mm, ठीक है, जो एवरेज कोटिंग होता है पहले मोटार का, पहले प्लास्टर का, वो 10 से 15 mm के बीच में होता है। मिडिल कोट थिकनेस इज 6 to 8 mm, जो मिडिल कोट होता है उसका थिकनेस जो है वो 6 to 8 mm तक का होता है। द फाइनल कोट इज जस्ट 2 to 3 mm, और जो फाइनल कोट होता है वो 2 से 3 mm का होता है। ठीक है, जो फाइनल कोट होता है वो 2 से 3 mm थिकनेस का होता है। इफ सिंगल कोट इज यूज्ड, इट्स थिकनेस इज केप्ट बिटवीन 6 to 12 mm, ठीक है, और अगर सिंगल कोट हम कर रहे हैं तो उसका थिकनेस जो है वो 6 से 12 mm के बीच का होता है। सच कोट्स आर यूज्ड ऑन कंक्रीट सरफेस नॉट एक्सपोज्ड टू रेन, ठीक है, ऐसा कोट हम करते हैं कंक्रीट पे, कंक्रीट सरफेस पे, जो रेन से एक्सपोज नहीं होता है, मतलब जहां बारिश का पानी नहीं आता है वहां पे हम एक कोट यूज करते हैं और कंक्रीट पे यूज करते हैं।
The mortar used for plastering work can be classified into three categories. जो मोटार हम लोग यूज करते हैं प्लास्टरिंग वर्क के लिए, उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है लाइम मोटार, सेकंड है सीमेंट मोटार, और थर्ड है वाटर प्रूफ मोटार। ठीक है। लाइम मोटार क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ लाइम एंड सैंड. These two material are carefully ground in mortar mill. Fat lime is recommended for plastering work. ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइम मोटार में जितने अमाउंट में लाइम लेते हैं उतने ही अमाउंट में सैंड लेते हैं। इन दोनों को प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं मोटार मिल में, ताकि जो पूरे मिक्सचर का जो है वो सिंगल कलर हो जाए, यूनिफॉर्म टेक्सचर हो जाए, यूनिफॉर्म मिक्स हो जाए। ठीक है। और हम लोग इसमें क्या करते हैं, फैट लाइम जो है वो रिकमेंडेड है। ठीक है। फैट लाइम जो है वो रिकमेंडेड है, ताकि प्लास्टरिंग वर्क के लिए फैट लाइम रिकमेंडेड है, मतलब कि इसको फैट लाइम को यूज करते हैं। फिर सीमेंट मोटार। द सीमेंट मोटार कंसिस्ट ऑफ 1 part of cement to 4 part of clean coarse and regular river sand. ठीक है। सीमेंट मोटार में क्या होता है कि 1 part सीमेंट होता है और 4 part जो है वो रिवर सैंड होता है। ठीक है। कोर्स एंड रेगुलर रिवर सैंड मतलब कि उसमें यूनिफॉर्मिटी हो, सैंड का जो पार्टिकल का साइज है वो अलग अलग ना हो, सबका पार्टिकल साइज हो वो अप्रोक्सीमेटली सेम हो। ठीक है। द मटेरियल आर थॉरली मिक्स्ड इन ड्राई कंडीशन बिफोर वाटर इज एडेड टू देम। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जब 1:4 का मिक्स तैयार कर लेते हैं सीमेंट और सैंड का, रिवर सैंड का, तो उसको पहले मिक्स करते हैं, प्रॉपर मिक्स करते हैं, ताकि पूरे मिक्स का कलर जो है वो सेम हो जाए। ठीक है। उसके बाद हम उसमें वाटर ऐड करते हैं। ठीक है। पहले ड्राई कंडीशन में इसको प्रॉपर मिक्स कर लेते हैं, ताकि पूरे मिक्स का कलर जो है वो सेम हो जाए। उसके बाद हम उसमें वाटर ऐड करते हैं। द मटेरियल आर द मिक्स ऑफ द मिक्सिंग ऑफ मटेरियल इज डन ऑन ए वाटर टाइट प्लेटफॉर्म। ठीक है। जो मिक्सिंग किया जाता है वो वाटर टाइट प्लेटफॉर्म पे किया जाता है। द मिक्सिंग ऑफ मटेरियल इज डन ऑन ए वाटर टाइट प्लेटफॉर्म मतलब कि ऐसे सरफेस पे जहाँ से वाटर जो है वो लीक ना करे या रिमूव ना हो। ठीक है। थर्ड है वाटर प्रूफ मोटार। वाटर प्रूफ मोटार क्या है? दिस मोटार is waterproof and is prepared by mixing 1 part of cement, 2 part of sand and pulverized alum at the rate of 120 Newton per meter cube sand. ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि 1 part जो है वो सीमेंट यूज करते हैं, 2 part सैंड यूज करते हैं, और उसके बाद जो है वो इसमें पुलवराइज एलम यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्लास्टरिंग। ठीक है। मेथड ऑफ प्लास्टरिंग। Method of plastering. The plastering could be done on the surface either in 1, 2 or 3 coat.
द प्लास्टरिंग ऑफ टू कोट्स आर एज फॉलोज। ठीक है, जो प्लास्टरिंग जो है वो एक कोट, दो कोट या तीन कोट हो सकता है। ठीक है, दो कोट कैसे करते हैं उसका प्रोसीजर जो है वो यहाँ नीचे दिया गया है। कैसे, सबसे पहला पॉइंट क्या है, द मोटार जॉइंट are ragged out at a depth of 20 mm and surface is cleaned and well watered। ठीक है, जो मोटार जॉइंट है उसको रैग करते हैं, उसको निकालते हैं, उसके जॉइंट को हथौड़ी से जो है वो मार के रैकिंग करते हैं उसका। ठीक है, और कितने एमएम तक, टू ए डेप्थ ऑफ 20 mm तक, और सरफेस को पूरी तरीके से क्लीन करने के बाद उस पर वाटरिंग करते हैं। ठीक है, सरफेस पे वाटर स्प्रे करते हैं। If it is found that the surface to be plastered is very rough and uneven, a primary coat is applied to fill up the hollow before the first coat of plastering is put on the surface। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि अगर जो सरफेस जिस पे हमको प्लास्टर करना है वो उसका सरफेस अनइवन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले उसके जो अनइवन पार्ट पे जो है वो मोटार को प्लेस करके उस सरफेस को इवन बनाते हैं। ठीक है, जब उस सरफेस को थोड़ा रफ, अनइवन सरफेस को थोड़ा सा स्मूथ बना देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, लेवल में ले आ देते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं कि प्लास्टर का पहला कोट हम सरफेस पे लगाते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, द फर्स्ट कोट ऑफ प्लास्टर इज नाउ अप्लाइड ऑन द सरफेस। तो पहला कोट जो है वो सरफेस पे अप्लाई करते हैं। द यूजुअल थिकनेस ऑफ फर्स्ट कोट फॉर ब्रिक मैसनरी इज 9 to 10 mm। द थिकनेस जो होता है वो ब्रिक मैसनरी का, मोटार का फर्स्ट कोट का ब्रिक मैसनरी पे, वो कितना होगा, 9 से 10 mm के बीच में होगा। In order to maintain the uniform thickness, the screed are formed on the wall surface for mixing dots। ठीक है, और यूनिफॉर्म थिकनेस मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, सरफेस पे, वॉल के सरफेस पे स्क्रीड बनाते हैं। ठीक है, मिक्सिंग डॉट्स यूज करते हैं और उस सरफेस को स्क्रीड करते हैं। तो इसके बाद द सीमेंट मोटार इज प्लेस्ड बिटवीन द सक्सेसिव स्क्रीड एंड सरफेस इज प्रॉपरली फिनिश्ड। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि सीमेंट मोटार जो है वो स्क्रीड, सक्सेसिव स्क्रीड तक हम उस पर प्लेस करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब सक्सेसिव स्क्रीड तक अगर हम मोटार प्लेस कर देते हैं तो फिर उसके बाद सरफेस को फिनिश करना स्टार्ट करते हैं। द सेकेंड कोट इज अप्लाइड आफ्टर 6 hours and thickness of second coat is 3 to 2 mm। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि सरफेस कोट को जो है, सेकंड कोट जो है वो सरफेस पे फर्स्ट कोट लगाने के बाद 6 घंटे बाद हम सेकंड कोट लगाते हैं, और उसका थिकनेस जो है वो 3 mm से लेके 2 mm के बीच में होता है। द कंप्लीटेड वर्क इज अलाउड टू रेस्ट फॉर 24 hours and then the surface is kept well watered for rest of the week। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि सरफेस को 24 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। जब सेकंड कोट हो जाता है 2 से 3 mm के बीच का, तो हम सरफेस को एज इट इज छोड़ देते हैं, और उसके बाद 24 घंटे बाद जो है उस सरफेस पे वाटरिंग करते हैं, क्योरिंग करने के लिए, है ना। फिर क्या है, फॉर प्लास्टरिंग इन 3 coats आर सिमिलर टू 2 coats। द थिकनेस ऑफ फर्स्ट कोट इज रेंडर्ड कोट, rendering coat 9 to 10 mm, second coat rendering to render coat 9 to 10 mm, and the third coat thickness is around 3 mm। ठीक है, जो 3 कोट का अगर प्लास्टरिंग कर रहे हैं तो वो भी 2 कोट के जैसा ही होता है, उसी के तरह होता है। बस इसमें क्या करते हैं कि जो पहला कोट होता है वो 9 से 10 mm का होता है, जो दूसरा कोट होगा वो भी 9 से 10 mm का होगा, और जो तीसरा कोट होगा वो 3 mm के आसपास का होगा।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, टेक्निक्स फॉर प्लास्टरिंग वेरियस सरफेस, कैसे सरफेस पे किस तरीके से प्लास्टरिंग करते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहला क्या है, इंटरनल प्लास्टरिंग ऑन सरफेस ऑफ ब्रिक एंड कंक्रीट। ठीक है, इंटरनल सरफेस पे किस तरीके से प्लास्टरिंग करते हैं वो इसमें बताया गया है। सबसे पहला क्या है, इनिशियली द सरफेस वेयर प्लास्टरिंग इज टू बी डन will be cleaned, the level leg on wall will be fixed with reference of the outline to brick wall set out in the floor, usually centering using centering plug bob and nylon thread. जब इंटरनल सरफेस पे प्लास्टरिंग करते हैं तो हम ये करते हैं कि सबसे पहले सरफेस को पूरी तरीके से क्लीन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद लेवल लेग को लगा के हम उसको एक रेफरेंस बनाते हैं। ठीक है, फ्लोर पे एक क्या करते हैं, एक फ्लोर पे लगाने के बाद एक रेफरेंस बनाते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लम बॉब और नायलॉन थ्रेड का यूज करते हैं। ठीक है, थ्रेड का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये हम एक लेवल में ले आके हम इसको प्लास्टरिंग करते हैं। ठीक है, सरफेस जो है वो एक लेवल का हो, इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। ऑल द ब्रिक विल बी वाटर्ड बिफोर प्लास्टरिंग, बिफोर पेस्टिंग मोटार ऑन वॉल। ठीक है, सारे ब्रिक को जो है वो पहले से ही वाटरिंग किए रहते हैं, उसको वाटर स्प्रे करते हैं प्लास्टरिंग करने से पहले, प्लास्टर को अप्लाई करने से पहले। फर्स्ट कोट मोटार फिलिंग। ठीक है, 1:8 सीमेंट एंड सैंड, इसमें जो मोटार यूज करते हैं उसमें हम 1:4 का सीमेंट सैंड का रेशियो रखते हैं। अप टू 15 mm विल बी अप्लाइड ऑन द सरफेस। ठीक है, 15 mm सरफेस पे अप्लाई करते हैं। where required मोटार थिकनेस exceed 25 mm। ठीक है, और अगर कहीं रिक्वायरमेंट है तो हम वहां पे 25 mm तक का हम मोटार थिकनेस रखते हैं। वॉल एंड कॉलम विल बी प्लास्टर्ड 1:4 सीमेंट एंड सैंड टू अचीव सेमी रफ फिनिश सरफेस। वॉल और कॉलम पे जो है वो हम यूज करते हैं प्लास्टर, वो 1:4 का होता है सीमेंट सरफेस का, सीमेंट और सैंड का, ताकि हमको एक सेमी रफ सरफेस जो है वो मिले। वर्टिकल जॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चरल कॉलम वॉल ब्रिक wall will be treated by mixing 200 mm width chicken mesh with wire nail concrete nail by centering the meshing of the vertical wall joint। ठीक है, अब जहाँ पे वर्टिकल जॉइंट आ रहा है, जैसे कॉलम और वॉल के बीच में जहाँ जॉइंट आ रहा है, या ब्रिक और कॉलम के बीच में जहाँ जॉइंट आ रहा है, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं कि हम चिकन मेश या वायर मेश का यूज करते हैं। ठीक है, और उसको मेश कर, उस मेशिंग को यूज करके हम उसको एक लेवल में ले आके फिर प्लास्टरिंग करते हैं, ताकि इस जॉइंट पे जो है वो क्रैक ना आए। ऑल द एम्बेडेड सर्विसेज लाइन एंड प्रोविजन conduit box etc will be completed on brick wall and check will be
and check with the MEP drawing। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जितने भी सर्विस लाइन है, जैसे कंडुइट हो गया, बॉक्स हो गया, उसको हम ब्रिक वॉल में पहले ही लगा देते हैं और उसको MEP से जो है वो चेक करते हैं। ठीक है, joint between wall and beam will be formed up to a maximum of 20 mm and will be sealed using 30-minute wire rate flexible filler। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जॉइंट जो है वॉल और बीम के बीच का जो है उसको हम 20 mm का जो है वो प्लास्टरिंग करते हैं और उसको हम फिल करते हैं, पूरी तरीके से सील करते हैं, फिलर मटेरियल से, फ्लेक्सिबल फिलर मटेरियल से उसको पूरी तरीके से सील करते हैं। मटेरियल डिस्क्रिप्शन विल बी सबमिटेड फॉर द अप्रूवल ऑफ द इंजीनियर। ठीक है, और जो मटेरियल डिस्क्रिप्शन है वो इंजीनियर जो है वो अप्रूव करता है। नेक्स्ट क्या है, इंटरनल प्लास्टरिंग ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट बीम column and wall which are aligned with surface of brick wall will be plastered and other concrete surface will be finished with cement paste easy plaster। ठीक है, अब इंटरनल प्लास्टरिंग में जो सरफेस है, जैसे कॉलम हो गया, बीम हो गया, वॉल हो गया, उसको एक अलाइनमेंट विच आर अलाइंड विद द सरफेस ऑफ द ब्रिक वॉल। ठीक है, जिसका अलाइनमेंट जो है वो ब्रिक वॉल के सरफेस के बराबर होता है, उसको हम प्लास्टर करते हैं। ठीक है, मटेरियल डिस्क्रिप्शन सेम वही चीज, जो मटेरियल यूज करना है वो उसका अप्रूवल जो है वो इंजीनियर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल वॉल प्लास्टर। एक्सटर्नल वॉल प्लास्टरिंग, इसमें क्या है, अलाइनमेंट एंड फिक्सिंग लेवल लेग on external wall surface will be done using the surveying instrument such as center plumb bob। ठीक है, प्लम बॉब को यूज करके हम एक्सटर्नल वॉल के सरफेस को, अलाइनमेंट को चेक करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, projection on the wall surface will be checked off and clean after complete the level leg on the wall। ठीक है, और जो उसमें से छोटे छोटे सीमेंट मोटार या जो भी प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं उसको हम कट करते हैं, उसको निकाल देते हैं और उसके बाद पूरे सरफेस को एक लेवल में लेके आते हैं प्लम बॉब को से मिलाते हुए। ठीक है, फर्स्ट कोट मोटार जो है वो यूज करते हैं कितना, 1:4 का, जहाँ पे 1 सीमेंट होता है और 4 सैंड होता है, अप टू 15 mm, 15 mm तक, विल बी अप्लाइड ऑन द सरफेस वेयर रिक्वायर्ड मोटार थिकनेस एक्सीड 25 mm। ठीक है, 25 mm तक रखते, 15 mm तक रखते हैं और इस मोटार की थिकनेस जो है जहाँ जरूरत हो वहाँ 25 mm तक कर देते हैं। सीमेंट पेस्ट ऑन द कॉन्क्रीट सरफेस विल बी अप्लाइड टू इम्प्रूव द बॉन्डिंग और प्लास्टर टू द कंक्रीट सरफेस। सीमेंट पेस्ट जो है वो कंक्रीट सरफेस पे हम लोग अप्लाई करते हैं ताकि कंक्रीट सरफेस और सीमेंट मोटार का जो बॉन्ड है वो अच्छा हो जाए, उनके बीच में जो है वो प्रॉपर बॉन्डिंग हो। मैक्सिमम विड्थ ऑफ 20 mm हॉरिजॉन्टल ग्रूव between wall and beam will be formed by cutting using grinder with diamond wheel आफ्टर प्लास्टरिंग द वॉल सरफेस। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि 20 mm का हॉरिजॉन्टल ग्रूव जो है वो हम बनाते हैं बीम को कट करके। ठीक है, डायमंड व्हील को यूज करते हुए हम बीम को बीम में जो है वो 20 mm का हॉरिजॉन्टल ग्रूव बनाते हैं प्लास्टरिंग के बाद। दिस ग्रूव विल बी फिल्ड विथ अप्रूव्ड वेदर सीलेंट। ठीक है, और ये ग्रुप जो है वो हम अप्रूव वेदर सीलेंट से फिल करते हैं। एक्सटर्नल वॉल प्लास्टर विल बी फिनिश्ड विथ रफ सरफेस।
एक्सटर्नल वॉल प्लास्टर जो है वो फिनिश रफ सरफेस की तरफ फिनिश किया जाता है। एक्सटर्नल वॉल प्लास्टर विल बी फिनिश्ड विथ रफ सरफेस। जो एक्सटर्नल वॉल प्लास्टर है वो रफ सरफेस की तरफ फिनिश किया जाता है। 1:10 स्लोप ऑफ एक्सटर्नल वॉल साइड of the window sill will be formed while plastering the window reveal। ठीक है। और जहाँ पे एक्सटर्नल साइड जो है, अगर विंडो का हम लोग वॉल्स विंडो सील का प्लास्टर कर रहे हैं तो वहाँ पे जो स्लोप है वो 1:10 का रखते हैं। जहाँ पे विंडो सील रहता है, जहाँ विंडो सील रहता है वहाँ पे हम जो है सीमेंट सैंड का जो प्लास्टर होता है वहाँ पे स्लोप जो है वो 1:10 का रखते हैं हम प्लास्टरिंग का। ठीक है। तो आज इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे सोफिट प्लास्टरिंग, सोफिट फिनिशिंग विद सीमेंट बेस्ड इजी प्लास्टर। ये सारे टॉपिक जो है वो हम अगली क्लास से देखेंगे। आज इस क्लास में इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे स्टडी करेंगे। ठीक है।